देखो भैया, आज की क्लास में बात करेंगे डोमेन नेम के बारे में बात करेंगे और डीएनएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हम लास्ट क्लास की अगर हम डिस्कशन करें तो लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली हमने जिस पॉइंट पे चर्चा किया था, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कंप्लीट करवाया था, एक बार मुझे बताओगे क्या था? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बेसिकली आपको कंप्लीट करवाया था URL, URI और URN। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था, एक बार वापस से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू करवा देता हूँ उसका। उसके बाद हम बात करेंगे डोमेन नेम की और डीएनएस की बात करेंगे। ठीक। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था, तो हमने बात की थी हमारे पास में एक होता है क्या, URI। क्या होता है भाई URI? हम कहते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। ठीक। अब देखो, जब हम यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं भाई इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को जब भी हम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की बात करते हैं, तो उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसकी बात करते हैं? URI की बात करते हैं। ठीक। इंटरनेट की दुनिया में अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक रिसोर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप उसको किसकी हेल्प से करते हो? URI की हेल्प से करते हो। अब देखो, URI के अंदर बेसिकली हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं भैया? तो किसको काम में लेते हैं? देखो, सिंपल सी बात है, URI के अंदर हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो हम किसको काम में लेते हैं? देखो, या तो हम लोकेशन काम में लेते हैं या किसको काम लेते हैं? नेम काम में लेते हैं। एंड एंड बोथ एंड बोथ। ठीक। तो या तो हम नेम के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिसोर्स को, या हम लोकेशन के बेस पे रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम दोनों के बेस पे रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद में अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, तो नेक्स्ट मैंने बताया था आपके सामने क्या होता है, एक URL होता है। क्या होता है? URL मतलब क्या होता है भाई? है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में हमने बात की थी यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या होता है? लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या होता है? लोकेटर होता है। अब देखो, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की अगर बात करें, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास में जब भी हम रिसोर्स को इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम किसी रिसोर्स को उसकी लोकेशन के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? URL। ठीक। अब देखो, URL की बात करें तो URL के अंदर बेसिकली हम किन किन पार्ट को इंक्लूड करते हैं भाई? हमारे पास क्या क्या होता है? देखो, हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, या क्या होता है? स्कीम है ना। प्रोटोकॉल स्कीम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट किसका होता है भाई? नेक्स्ट पार्ट कौन सा क्या होता है? ऑथोरिटी है ना। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, हम किसके होते हैं? ऑथोरिटीज है ना। और यहाँ पे अगर बात करें ऑथोरिटी की बात करें, या फिर हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम है ना। डोमेन नेम या होस्ट नेम हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? पाथ या डायरेक्टरी। पाथ कहते हैं, हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है भाई यहाँ पे? देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? क्यूरीज की बात करते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? क्यूरीज की बात करते हैं। और देन अगर इसके अलावा अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? एक फ्रेगमेंट भी होता है। क्या होता है? फ्रेगमेंट। ठीक। तो ये सारे पार्ट से मिलके आपका क्या बनता है? ये सारे पार्ट से मिलके आपका बनता है URL। और हम जनरली आज के दिन इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम किसी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम किससे करते हैं? URLs करते हैं। इसीलिए आप आज के दिन जब आप वेब ब्राउजर की बात करते हो, तो वेब ब्राउजर में आप बेसिकली एड्रेस बार में क्या टाइप करते हो? URL टाइप करते हो। उधर ना URL आपका जो रिसोर्स है, उस रिसोर्स की लोकेशन बेस पे आइडेंटिफाई होता है। कैसे आइडेंटिफाई होता है? लोकेशन। भाई हमें पता है कि हमारे पास आज दिन इंटरनेट की दुनिया में जितने भी आपके रिसोर्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे रिसोर्स आपके किस में मौजूद है? एक नेटवर्क की हिरार्की में मौजूद है। अब जो नेटवर्क की हिरार्की है ना, इस नेटवर्क की हिरार्की में हम उस नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क कौन सा है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क है ना, ये बेसिकली एक नेटवर्क नहीं है। ये क्या होता है? ये तो क्या है? ये तो आपके बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बना हुआ एक नेटवर्क होता है, जो कि आपके बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से मिलके बना होता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को एक दूसरे जोड़ के और एक बड़े नेटवर्क की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? वैन। अब उस बड़े नेटवर्क में आपका जो पर्टिकुलर जो रिसोर्स है, वो रिसोर्स किस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इसको मतलब नेटवर्क की किस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसकी बात करते हैं? हम URL की बात करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास में जो वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में हम URL टाइप करके और हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स तक पहुंच के और वहां से हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स को
रिट्राइव कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने बात की थी, इसकी यू आर एन की बात की थी। अब ध्यान, एन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम से हो रहा है। हम बात करेंगे इसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ठीक, अब इसका मतलब है अगर अगर आप किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को उसके नेम से आइडेंटिफाई कर ले हो, इस किसी रिसोर्स को अगर आप उसके नेम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो आपका क्या होता है, यू आर एन होता है। और यू आर एन को हम जनरली क्या करें, डोमेन नेम कह रहे हैं। क्या करें यहाँ पे, डोमेन नेम है ना, रिसोर्स को उसके नेम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हम पॉइंट्स को क्या करें कि रिसोर्स को नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है, रिसोर्स को नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है, नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक, अब ध्यान ना, रिसोर्स को जब आप नेम से आइडेंटिफाई करते हो तो उस टाइम पे हम जिस पर्टिकुलर नेम की बात कर रहे हैं उस नेम के रूप में हम बात करें किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, डोमेन नेम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन। अब हमारे पास में आज की क्लास के अंदर हम कॉन्सेप्ट बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डोमेन नेम की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन नेम तो क्या होता है डोमेन नेम, अगर डोमेन नेम की बात करो, डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम बेसिकली एक ह्यूमन रीडेबल नेम होता है किसी भी एक वेबसाइट का। क्या होता है, किसी भी एक वेबसाइट का ह्यूमन रीडेबल नेम होता है। ठीक, अच्छा, अब ये जो डोमेन नेम होता है ना, ये डोमेन नेम बेसिकली जो मैनेज करता है और जो मैनेजमेंट का पूरा जो डोमेन नेम के मैनेजमेंट का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट किसके बेस पे होता है, वो होता है डीएनएस के बेस पे, जिसको हम बात करते हैं क्या, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक, तो आज की क्लास में हम डोमेन नेम और डोमेन नेम सिस्टम के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारे पास में कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट में हम कह रहे हैं क्या, डोमेन नेम। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डोमेन नेम, डोमेन नेम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, डोमेन नेम के अगर हम पॉइंट की बात करें तो डोमेन नेम के अंदर बेसिकली हमारे पास में जो डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट होता है, डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझो। देखो, जब भी हम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इंटरनेट की दुनिया में कोई भी जो रिसोर्स होता है, कोई भी जो एक पर्टिकुलर एक डिवाइस होता है, इंटरनेट की दुनिया में ना किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को, किसी पर्टिकुलर होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसकी बात करते हैं, एक यूनिक एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इस पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ। जब मैं आपको नेटवर्क पढ़ाता हूँ तो नेटवर्क के अंदर इस पॉइंट्स को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी करता हूँ और मैं आपको फोकस करवाता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट की दुनिया में है ना, नोट में ध्यान नोट में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि इंटरनेट इंटरनेट पर, पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इंटरनेट पर, इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स, इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स, मैं कह रहा हूं यहां पे किसी भी रिसोर्स, अच्छा कोमा, या मैं क्या कह रहा हूं है ना, किसी भी रिसोर्स की, किसी भी वेबसाइट, ठीक, अच्छा, किसी भी डिवाइस, ठीक है, डिवाइस, होस्ट, होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक लॉजिकल एड्रेस, धन आइडेंटिफाई करने के लिए एक लॉजिकल एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस, या फिर हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस का, एक लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस को, आईपी एड्रेस को काम में लेते हैं, काम में लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें हमें पता है कि भाई आज के दिन हम जिस पर्टिकुलर इंटरनेट की दुनिया की हम बात कर रहे हैं उस इंटरनेट की दुनिया में आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर होस्ट को, किसी पर्टिकुलर डिवाइस को, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को अगर आपको पहचानना है तो उन सभी के लिए हम क्या, किसको काम में लेते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस काम में लेते हैं, आईपी एड्रेस काम में लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि मान के चलो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं
हमें आप कुछ पॉइंट बात कर ले, मान चलो हमारे पास एक कोई क्या है, एक कोई सर्वर है, और इस सर्वर में क्या कर रहा हूँ, इस सर्वर में कह रहा हूँ हमारे पास क्या है, एक वेब सर्वर है, ठीक। अब देखो वेब सर्वर है तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर सर्वर पे वेब डॉक्यूमेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर सर्वर क्या है, वेब डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्वर पे जब हम वेब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स है, ये जो पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स है, इन वेब डॉक्यूमेंट्स को जब मैं इस सर्वर पे जब मैं आइडेंटिफाई करने की बात करूंगा तो बेसिकली इन वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए एक आईपी एड्रेस क्या है, असाइन किया हुआ है, ठीक। तो मान के चलो इस पर्टिकुलर सर्वर पे मुझे एक वेब डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, एक्सेस करना है, मतलब एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे एक वेबसाइट को एक्सेस करना है, वेबसाइट क्या करना है, एक्सेस करना है। और जब हम वेबसाइट को एक्सेस करने की बात करते हैं तो यहाँ पे देखना इस वेबसाइट के लिए एक क्या मिलेगा आपको, आईपी एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस, एक आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। एक लॉजिकल एड्रेस मिलेगा, एक आईपी एड्रेस मिलेगा। जैसे मान चलो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस है 193.20.10.90, ठीक। ये आईपी एड्रेस क्या हुआ है, ये आईपी एड्रेस किसको सेंड किया गया, इस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स को, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, ठीक, असाइन किया हुआ है एक आईपी एड्रेस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी क्लाइंट इस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करता है तो हमारे पास में फिर ऑप्शन ये है कि हम इस वेब डॉक्यूमेंट्स को किस से आइडेंटिफाई करें, इस पर्टिकुलर नाम से आइडेंटिफाई करें, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई करें जो इसे क्या हुआ है, जो इसे मिला हुआ है, जो इसे मिला हुआ है। अब मान के चलो कि हमारे पास, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई क्लाइंट है, हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है, एक कोई क्लाइंट है, और ये क्लाइंट क्या है, ये क्लाइंट आपके इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और जो क्या करना चाहता है, जो आपके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भी कोई क्लाइंट है, ये कोई होस्ट है, और ये क्या करना चाहता है, ये इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना चाहता है। अब देखो पॉइंट आता है, जब इस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करेगा तो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट्स को ये कॉल करेगा, और डॉक्यूमेंट्स को कॉल कैसे करेगा, ये कॉल करेगा इसके एड्रेस के हिसाब से, इसके एड्रेस के, और अभी इसको एड्रेस क्या मिला हुआ है, आईपी एड्रेस मिला हुआ है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो आईपी एड्रेस है ना, ये आईपी एड्रेस क्या होता है, ये इंसानों को याद करने में दिक्कत आती है। क्या होता है, इंसानों को याद करने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, इनका अलाइसिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अलाइसिंग कर देते हैं। और जब इनका अलाइसिंग करते हैं ना तो इसका मतलब होता है इनका हम एक निक नेम सेट कर देते हैं, और जो क्या होता है, जो ह्यूमन रीडेबल होता है, और धरना उस निक नेम को हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। अब देखो अब पॉइंट आता है, जब आप इसका निक नेम सेट करोगे, आप इसका निक नेम दोगे, तो इसका मतलब है इसका निकनेम सेट करने के बाद में वो जो निकनेम है उस निकनेम से ओरिजिनल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपके पास में पूरा क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा प्रोसेस। तो अब हम यहाँ पे इस वेबसाइट को डायरेक्टली एक्सेस ना करवा के, और हम किसको बीच में ले आते हैं, हम एक इंटरमीडिएटर को बीच में ले आते हैं। किसको बीच में ले आते हैं, इंटरमीडिएटर को हम बीच में ले आते हैं, और इस इंटरमीडिएटर को हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, डीएनएस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डीएनएस। अब देखो ये डीएनएस क्या कर रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये डोमेन नेम सिस्टम है। अब ये क्या है, ये एक टाइप का सर्वर ही होता है। ये डीएनएस क्या होता है, एक टाइप का सर्वर ही होता है, जो क्या काम करेगा, जो अब क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस को देना, इस आईपी एड्रेस को, जैसे आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस है 193.120.10.90। इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मैप कर देगा, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस क्या कर देगा, मैप कर देगा। किससे मैप कर देगा भाई, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस क्या कर देगा, मैप कर देगा किससे, एक डोमेन नेम से। किससे मैप कर देगा, एक डोमेन नेम से। जैसे कि मान के चलो इस आईपी एड्रेस के रेफरेंस में जो डोमेन नेम है, वो डोमेन नेम मान के चलो ये है, डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम मान के चलो हमारे पास में ये, ठीक, www, जैसे हमने कहा कि हमारे पास में डोमेन नेम ऐसा है, डोमेन नेम कैसा है, इस टाइप का डोमेन नेम है, ये क्या है, डोमेन नेम, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आईपी एड्रेस है, देना पॉइंट समझना अच्छे से, ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को, इस आईपी को क्या कर दिया गया, मैप कर दिया गया, किसके साथ में, डोमेन नेम के साथ में। किसके साथ मैप कर दिया गया, डोमेन नेम के साथ में। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे डोमेन नेम क्या होता है, तो डोमेन नेम क्या होता है भाई, क्या होता है, एक ह्यूमन रीडेबल नेम होता है किसी पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट का, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, जो डोमेन नेम होता है ना, उस डोमेन नेम को पूरा पूरा जो मैनेजमेंट चलता है, वो मैनेजमेंट किसके थ्रू चलता है? डीएनएस सर्वर के द्वारा। देखो यहाँ पे जो डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम में जब डीएनएस सर्वर मैनेज करेगा तो सिंपल सी बात है कि अब हमारे पास में आज के दिन हम बात करें तो एक डोमेन नेम तो है नहीं, एक भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, लाख भी नहीं है, 10 लाख भी नहीं है, करोड़ भी नहीं है, कई अरबों डोमेन नेम हमारे पास में अवेलेबल है। तो फिर आपके पास में जब डोमेन नेम का जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, इसका मतलब जो डीएनएस जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेगा, ये क्या होना चाहिए? बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर आपको वेबसाइट खोलने में बहुत ज्यादा इश्यू आने वाला है। कैसे आने वाला है? जैसे मान के चलो कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट है, इस क्लाइंट क्या करना है? इस क्लाइंट को कॉम्प्यूटेक को विजिट करना है। तो इसने क्या किया? इस क्लाइंट के पास क्या है? इस क्लाइंट के पास इसकी एक एड्रेस बार है, इसकी एक यूआरएल बार है। ठीक, इसके पास क्या है? इसकी एक एड्रेस बार है, इसकी एक यूआरएल बार है। ठीक, अब इसने क्या किया? देखो यहां मैं कह रहा हूं इसके पास एड्रेस बार है, एड्रेस बार, ठीक है, इसे यूआरएल बार कहते हैं। इसने क्या किया? इसने टाइप किया, इसने जैसे मैं कह रहा हूँ, इसने जैसे टाइप किया तो इसने क्या किया? इसने यूआरएल टाइप किया https, ठीक, फिर इसने टाइप किया www.computec.com, ठीक है, इसने टाइप किया। अब क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर आपने यूआरएल टाइप किया है ना, सबसे पहले क्या होगा? ये जो आपने यूआरएल टाइप किया ना, ये जो यूआरएल आपने टाइप किया, इस पर्टिकुलर यूआरएल को, इस पर्टिकुलर यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाएगा। वो जिम्मेदारी कौन निभाएगा भाई? कौन निभाएगा? डीएनएस। अब देखो डीएनएस जो होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है? एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस किस चीज का होता है? एक डेटाबेस होता है डोमेन नेम का आईपी एड्रेस के साथ मैपिंग का। और ये जो डेटाबेस होता है ना, इस डेटाबेस को हमने क्या कर रखा है? हिरार्किकल फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है। कैसे फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है? हिरार्किकल फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है। इसका मतलब है कि इस डेटाबेस को हमने इस टाइप से अरेंज कर रखा है, इस टाइप से बना रखा है कि जब भी कोई यूजर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए आईपी एड्रेस को सर्च करे तो उस यूजर की रिक्वेस्ट को हम क्या करें? बहुत फास्ट प्रोसेस कर सके। और यहाँ पे जो पूरा पूरा डेटाबेस जो बना हुआ है ना, किसका? डीएनएस का। ये कंप्लीट डेटाबेस डीएनएस का ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तो डीएनएस की बात करो, डीएनएस क्या है? डीएनएस एक डेटाबेस है जिसको हमने हिरार्किकल फॉर्मेट में अरेंज कर रखा है, और इस हिरार्किकल फॉर्मेट को हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के रूप में हमने मैनेज कर रखा है। इसका मतलब है कि अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे हमने क्या कर रखा है? इसको मैनेज कर रखा है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हम इस पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है भाई आपके पास में जो पर्टिकुलर आपने जो यूआरएल एंटर किया है, उस यूआरएल को सबसे पहले कहां पे सर्च किया जाएगा? कहां पे सर्च किया जाएगा? डीएनएस पे उसको सर्च किया जाएगा। और उस यूआरएल के बेस पे, उस यूआरएल के बेस पे आपको रिप्लाई मिलने वाला है। क्या रिप्लाई मिलने वाला है? आईपी एड्रेस ना। उस यूआरएल के बेस पे आपको रिप्लाई क्या मिलने वाला है? आईपी एड्रेस आपको रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट काम क्या हुआ? फर्स्ट आपने क्या कर दिया? डीएनएस को विजिट किया, वहां से क्या मिला आपको? आईपी एड्रेस आपको रिप्लाई मिल गया। अब जब आईपी एड्रेस आपको पता लग गया तो उसके बाद में क्या करोगे? उसके बाद में आप डायरेक्टली क्या करोगे? डायरेक्टली उस आईपी एड्रेस के बेस्ड पे क्या करोगे? उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर लोगे, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर लो। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है किसका? डोमेन नेम का और डीएनएस का, जो जनरली हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब हमारे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या क्या लगाने हैं, क्या क्या पढ़ना है, उसको एक बार और समझ लो। अब पढ़ना यह कि जो आपके पास में डीएनएस सर्वर है ना, इस डीएनएस सर्वर ने क्या कर रखा है कि पूरी दुनिया में 13 तो रूट डीएनएस बना रखे। 13 तो क्या कर रखे? रूट डीएनएस बना रखे। वो जो 13 रूट डीएनएस है ना, वो क्या करते हैं? वो टॉप लेवल डोमेन को मैनेज करते हैं। अब उस रूट डीएनएस के जस्ट नीचे क्या आता है? टॉप लेवल डोमेन आता है, जिसको हम बोलते हैं जर्निक डोमेन के नाम से भी जानते हैं। उसके नीचे कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन आ जाते हैं, उसके नीचे ऑथोरिटेटिव डोमेन आ जाता है, उसके नीचे फिर लोकल डोमेन आ जाते हैं। तो इस टाइप से क्या कर रखा है हमने? इस पर्टिकुलर सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर रखा है, क्योंकि हमें एक वेबसाइट को मैनेज नहीं करना, एक डोमेन को मैनेज, हमें तो अरबों डोमेन को मैनेज करना है। और जब अरबों डोमेन को मैनेज करने की बात आती है तो फिर मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक,
तो एक बार ये नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन तो मैं लिख देता हूँ, है ना। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। देखो, डोमेन नेम एक ह्यूमन रीडेबल नेम होता है। डोमेन नेम, डोमेन नेम एक एक ह्यूमन ह्यूमन रीडेबल रीडेबल नेम होता है किसी किसी वेबसाइट का। ठीक है, ये क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल नेम होता है किसी वेबसाइट का। या हम ये कह सकते हैं डोमेन नेम किसी वेबसाइट के आईपी एड्रेस का दिया हुआ एक अलाइसिंग नेम होता है ना, एक जो जिसको यूजर क्या कर सके, इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। डोमेन नेम से डोमेन नेम से आईपी आईपी एड्रेस को आईपी एड्रेस को इजी टू रीड नेम इजी टू रीड नेम में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। इसके जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे हमारे पास में, मान चलो हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, क्या 193 डॉट, यही आईपी एड्रेस लेगा, डॉट 20.10.90। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको हमने कन्वर्ट कर दिया www.computec.com में। ठीक। और यहाँ पे www.computec.com क्या है? डोमेन नेम है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, है ना। भाई ये जो डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट है, डीएनएस का कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। डीएनएस के जो रिकॉर्ड होते हैं, है ना, वो डीएनएस के रिकॉर्ड्स के अंदर भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बनने लग गए। तो डीएनएस पे तो आज के दिन, अगर मैं आज की बात करूँ एग्जामिनर की, तो डीएनएस के अंदर तो डेफ लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो वो सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको डीएनएस का, तो है ना, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डीएनएस पे।
हॉलीडे कब से है, कब से मनाओगे, तभी से कर देंगे। अलाइसिंग ह्यूमन रीडेबल निक नेम इज डोमेन नेम, बिल्कुल सही बात है। वेबसाइट नेम डोमेन नेम इज अल्फाबेटिकल मोड। हो गया। देखो, अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम। ठीक, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम की बात करें तो यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर इसके बाकी स्ट्रक्चर्स को भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे मान के चलो आपके सामने डोमेन नेम है, जैसे मान चलो आपके सामने डोमेन नेम है www डॉट, जैसे मैं कह रहा हूँ आपके सामने डोमेन www डॉट कॉम्प्यूटेक डॉट कॉम। यहाँ पे क्या है, www डॉट कॉम्प्यूटेक डॉट कॉम। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम सोचते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्स में डोमेन नेम में क्या क्या है। देखो है ना, सबसे पहले अगर हम www की बात करें तो www यहाँ पे क्या है आपके पास में, जिसको कहते हैं सब डोमेन। ये क्या आपके पास में, सब डोमेन। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, सब डोमेन है। ठीक, अच्छा उसके बाद में करें, देखो उसके बाद में कॉम्प्यूटेक की बात करें, कॉम्प्यूटेक की बात करें तो ये आपके सामने क्या है भाई, ये आपके सामने है सेकंड, सेकंड लेवल, सेकंड लेवल डोमेन। देन इसको मैं कह रहा हूं ये आप सम क्या है, सेकंड लेवल डोमेन है। देन सेकंड लेवल डोमेन है। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट समझना, जो सेकंड लेवल डोमेन होता है ना उसको बेसिकली हम मेन डोमेन के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, मेन डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक, देन इस पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आपका मेन, मेन, मेन डोमेन है ना। और जो मेन डोमेन होता है ना ये बेसिकली क्या होता है, ये यूजर डिफाइन निक नेम होता है, सॉरी यूजर डिफाइन यूनिक नेम होता है। क्या होता है, यूजर डिफाइन यूनिक नेम। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है आपका, यूजर डिफाइन, यूजर डिफाइन यूनिक, यूजर डिफाइन यूनिक नेम। इसका मतलब होता है इसे, इसे कौन डिफाइन करता है, इसे यूनिक नेम को डिफाइन करता है कौन, यूजर। अच्छा इसे यूजर यूनिक नेम को डिफाइन कब करता है भाई, इसको जब यूजर क्या करता है, डोमेन को रजिस्टर करवाता है। ठीक है, तो यूजर जब डोमेन को रजिस्टर करवाता है उस टाइम पे यूजर इस यूनिक नेम को क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि डोमेन का पूरा पूरा कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा कि डोमेन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक, डोमेन रजिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा मैनेजमेंट कैसे चलता है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बात करूंगा, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, एक होती है कौन सी, ICANN है ना। ठीक है, फिर एक होती है कौन सी, आईना, कौन सी होती है, आईना होती है। ठीक, अच्छा फिर उसके अलावा एक क्या होती है, एक रजिस्ट्री होती है, एक रजिस्ट्रार होता है ना। जैसे आप करते हो ना जमीन की जो रजिस्ट्री करवाने जाते हो तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट होता है ना, तो इसी टाइप से यहाँ भी कॉन्सेप्ट होता है ऐसे ना। तो देखो यहाँ पे अगर इसकी संस्थान की बात करिए, क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन नेम एंड नंबर। ठीक है, ये क्या है, ये मेन एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा इसी की एक सब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आईना, इंटरनेट असाइन नेम एंड नंबर। भाई ऐसे होता है ना, जैसे भाई अगर बात करें तो भाई पूरे भारत को मैनेज करना है, तो पूरे भारत को मैनेज करने के लिए हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, पूरे भारत को मैनेज करने के लिए हमने स्टेट बना रखे है। क्या कर रखे, स्टेट बना रखे। अच्छा उसके बाद हमने स्टेट के अंदर क्या बना रखे, डिस्ट्रिक्ट बना रखे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने क्या बना रखे, क्या बना रखे, तहसील, ब्लॉक बना रखे। ब्लॉक के अंदर हम क्या बना रखे, है ना, पंचायत समिति। फिर उसके अंदर क्या बना रखे, विलेज।
तो देखो ये एक पूरी हिरार्की हमने सेट कर रखी है। ये हिरार्की सेट हमने इसलिए कर रखी है कि कोई कहेगा भाई अकेला आदमी, कोई कहेगा मैं अकेला आदमी देश को मैनेज नहीं, 140 करोड़ जनता को अकेला आदमी थोड़ी मैनेज कर सकता है। वो पूरी एक हिरार्की मैनेज होते हैं। इसी इसी टाइप से जो कंपनी है इसमें अगर बात करें तो आपकी जो ICANN है ये अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। तो इसने क्या कर रखा है, अपनी सब कैटेगरी डिवाइड कर रखी। भाई तेरे को ये काम स्पेशल दे दिया, तू ये काम कर, तेरे को ये काम स्पेशल दे, तू ये काम। इसी टाइप से यहाँ पे क्या कर रखा है, पूरी सब कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। आगे मैं और बताऊंगा। एक रजिस्ट्री होती है, एक रजिस्ट्रार होता है ना। बेसिकली रजिस्ट्रार जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, जो डोमेन प्रदाता कंपनी होती है उनको मैनेज करता है। उसको फिर टैकल कौन करता है, रजिस्टर। फिर उसको टैकल कौन करता है, आईना। आईना टैकल कौन करता है, ICANA। तो ये पूरी हिरार्की बताएंगे, निश्चित रूप से पूरी हिरार्की बताएंगे, इनके बारे में समझेंगे। बट हाँ यहाँ पे आपको ध्यान का रखना है, यूजर डिफाइन यूनिक नेम को कब चूज किया जाता है, जब यूजर क्या करता है, डोमेन नेम को रजिस्टर करता है। ठीक, जब यूजर डोमेन नेम को रजिस्टर करता है। तो जब यूजर डोमेन नेम को रजिस्टर करेगा ना, उस टाइम पे यहाँ पे यूजर डिफाइन यूनिक नेम क्या करेगा, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉम का, डॉट कॉम का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका आता है, डॉट कॉम का। ये क्या है भाई आपका, डॉट कॉम क्या है भाई आपके, डॉट कॉम में TLD। डॉट कॉम में बोलता हूँ TLD है ना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। TLD मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। ये क्या है, ये है टॉप लेवल डोमेन। ये क्या है, टॉप लेवल डोमेन। ये क्या है, टॉप लेवल डोमेन। अच्छा यहाँ पे एक हिडन पार्ट और होता है, यहाँ पे एक हिडन पार्ट और होता है, वो कहाँ पे होता है, कोई बता सकता है। इस पर्टिकुलर डोमेन नेम के अंदर एक हिडन पार्ट और है। कंप्यूटर के बाद डॉट ये रहा, इसमें एक हिडन पार्ट है। वो हिडन पार्ट कहाँ पे है ना, यहाँ पे एक हिडन पार्ट होता है जो कहाँ पे होता है, जो लास्ट में होता है। और ये क्या होता है, डॉट होता है। क्या होता है, डॉट। जो जर्नली हम क्या करते हैं, हिडन कर लेते हैं, हम इसे राइट नहीं करते। और है ना ये जो डॉट होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रूट लेवल डोमेन। किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट लेवल डोमेन। ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली रूट लेवल डोमेन। और है ना ये जो आपका रूट लेवल डोमेन जो यहाँ पे डॉट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, हिडन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जनरली हिडन होता है, जनरली हिडन इन डोमेन नेम। आपके डोमेन नेम के अंदर जनरली क्या होता है, आपके हिडन होता है। देन ना एग्जाम में बाई चांस मान के चलो एग्जाम में आपको आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखना है। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में मान के चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, डिफाइन द डोमेन नेम एंड DNS। तो अगर आप डोमेन नेम और DNS को डिफाइन करने के लिए अगर आप इस टाइप से एक एग्जाम्पल लेके अगर आप डिफाइन करके आ जाओगे ना, तो ये एक परफेक्ट वे होता है। क्या लिखना, डिस्क्रिप्टिव वे लिखना। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको लिखने के लिए आपको मेनली ऐसे इन की पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप इन की पॉइंट्स पे इस टाइप से फोकस करके आते हो ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा कि कल ही एक एग्जाम का रिजल्ट आया, किसका, RAS का, है ना। राजस्थान में जो प्रशासनिक सेवा होती है, प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, RAS के थ्रू बनते हैं। अब RAS का जो रिजल्ट है, उस RAS के रिजल्ट में बेसिकली अगर बात करें, RAS के रिजल्ट की जो स्टेप्स होती है, उसमें सबसे पहले प्री होता है, फिर क्या होता है, मेंस होता है, फिर क्या होता है, एंट्री भी होता है। अब देखो जो प्री एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसे होता है, क्वालिफाइंग नेचर, मतलब उस प्री एग्जाम के आपके कहीं भी आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। क्वालिफाई होने के बाद में आप मेंस एग्जाम में बैठते हो, और मेंस में बेसिकली क्या होता है, 4 पेपर होते हैं। और जो 4 पेपर होते हैं ना वो 200-200 नंबर के होते हैं। और वहाँ पे चारों के चारों पेपर आप कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न। अब ध्यान, वो जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न जो पेपर होते हैं ना, उसमें फिर जो जो लिख के आता है, मतलब जो आप लिख के आते हो वहाँ पे, वो फिर डिसाइड होता है कि आपने क्या लिखा है। उसके बेस पे आप क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल क्या है, इंटरव्यू। अब इसी टाइप से धीरे धीरे देखो, अभी मैं बात करूं, अगर मैं EMRS एग्जाम की बात करूं, जो EMRS का जो एग्जाम है, उस एग्जाम में इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें आपका पैटर्न डिस्क्रिप्टिव नहीं था। उसमें एक ही पेपर था,
150 नंबर का पेपर था, सारे के सारे सब्जेक्ट उसमें एक ही पेपर में पूछ लिए गए थे। अब इस बार जो ईएमआर जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो मेरे हिसाब से इस बार जो ईएमआर से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना, वो परफेक्ट पैटर्न पे कंडक्ट करवा रहा है। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मान के चलो हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, हमारी मेन जो स्ट्रीम है वो कौन कौन सी है? कंप्यूटर साइंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें एग्जाम को फाइट करने के लिए हमें ज़बरदस्ती के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे ज़बरदस्ती के हमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट हमें ज़बरदस्ती मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ रहा है, हमें हिंदी इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है, हमें और बाकी सारे सब्जेक्ट हमें क्या कर रहे हैं? मार्क्स के लिए पढ़ने पड़ रहे हैं। अब क्या कर दिया? अब पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज करके कहा भाई टायर फर्स्ट का जो पेपर है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसे? क्वालिफाई, उसके नंबर आपके मेन मेरिट में नहीं जुड़ने वाले। इसका मतलब है कि टायर फर्स्ट को आप स्मार्ट तरीके से निकाल लो, टायर सेकंड की आप तैयारी करो, और टायर सेकंड में भी डिस्क्रिप्टिव लिख के आओ। क्या लिख के आओ? डिस्क्रिप्टिव। और सिंपल सी बात है, जब एग्जाम डिस्क्रिप्टिव लिखने का आ जाता है ना, उसमें दो चीज अच्छी हो जाती है। एक तो क्या, घपला नहीं होता, और दूसरा जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, जो ईमानदारी से मेहनत करने वाला स्टूडेंट होता है, वही एग्जाम फाइट कर पाता है ना। एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोगों का विश्वास उठ गया था केवीएस एनवीएस जैसे एग्जाम से। ज्यादा नहीं, आज से 2-3 साल पहले की बात है। केवीएस एनवीएस जैसे बड़े एग्जाम से लोगों का विश्वास उठ गया था, और वो विश्वास इसलिए उठा था कहीं ना कहीं कोई ना किसी पॉइंट्स पे धांधली हो रही थी। तो इस बार जो काम किया गया वो बहुत अच्छा काम किया गया कि अब क्या करो, एक एग्जाम करो प्री के लिए, टायर फर्स्ट का एग्जाम करो, उसको क्वालिफाइंग नेचर का बनाओ, और दूसरा एग्जाम करो टायर सेकंड, जिसको बेसिकली करो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, कि ऑब्जेक्टिव के 40%, डिस्क्रिप्टिव के 60%, और फिर उसमें डिस्क्रिप्टिव लिख के आओ। अब मजा आएगा आपको एग्जाम देने में, और अब मजा आएगा पढ़ाई करने में, अब मजा आएगा सिलेक्शन लेने में। क्यों? क्योंकि अब गधे घोड़े बराबर नहीं होने वाले। अब तो अगर आपने अपने हाथों से पेन चलाया है ना, और अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, तो ही डिस्क्रिप्टिव के अंदर पेन चलेगा। और अगर आपने आराम से बेड पे बैठ के और अपने आराम से आगे बुक रख के और ऐसे मोबाइल रख के पढ़ाई किया ना, तो डिस्क्रिप्टिव में पेन भी नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्टिव की स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी आपसे, अगर आपने हाथों से पेन नहीं चलाया तो। ये गारंटी है मेरी। और जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू सेल्फ नोट्स बनाता है, हर एक सब्जेक्ट के अपने अच्छे से सुंदर सुंदर नोट्स बना रहा है ना, और जो कंटिन्यूसली लगातार तैयारी कर रहे हैं नोट्स को लिख लिख के, उनका डिस्क्रिप्टिव अलग ही लेवल का बनने वाला है। और दूसरी चीज, जैसे कि इस टाइप से पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टाइप से पॉइंट, अब ये पॉइंट पढ़ाने में मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके ईएमआर जैसे एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आ गया, तो अब मुझे पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि मैं इनको और अच्छे से फिल्ट्रेशन लिखवाता हूँ, और मैं पॉइंट वाइज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखवाता हूँ। क्योंकि फिर मुझे पता है कि स्टूडेंट्स ये सारे के सारे पॉइंट जब याद करेगा, स्टूडेंट जब इनको एग्जाम में उतार के आएगा ना, तो फिर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने के बाद में वो फील करेगा कि हाँ यार, यादव सर ने एक अच्छा मैटर दिया था जिसकी वजह से मैं आज अपनी जॉब पे हूँ। तो ये पैटर्न आपको भी अपनाना है। ये पैटर्न क्या करना है? आपको अपनाना है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डीएनएस की। देखो ईएमआरएस ने पहले ही क्लियर कर दिया, ईएमआरएस ने पहले क्लियर कर दिया 15 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव में, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। जनरली जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें जो नंबर होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन 2 नंबर का, कोई क्वेश्चन 4 नंबर, कोई क्वेश्चन 6 नंबर का। जनरली ऐसा होता है पैटर्न डिस्क्रिप्टिव का, और ऐसा ही होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होने चाहिए, कुछ 4 के होने चाहिए, कुछ 6 नंबर के होने चाहिए। बट इस बार ये हमारे ने पहली बार शायद ट्राई किया है, तो इस बार उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे, और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव कितने नंबर के होंगे? वो 60%, 60 नंबर के होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आप तो डिस्क्रिप्टिव की अच्छे तरीके से तैयारी करो। मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार आप अपना टायर फर्स्ट निकाल लो, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। सारे के सारे नोट्स को मैं परफेक्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करना बता दूंगा, वे बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्टिव लिखने का हो जाएगा सिलेक्शन, निश्चिंत रहो। ठीक, देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट डीएनएस का कॉन्सेप्ट रहता है वो कल की क्लास में क्लियर करेंगे। डीएनएस कॉन्सेप्ट, डीएनएस की पूरी हिरार्की बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। डीएनएस का हिरार्की समझने में मजा आएगा। उसमें देखेंगे टॉप लेवल मतलब रूट लेवल डोमेन क्या होते हैं। आज तक अगर रूट लेवल डोमेन बात करें तो पूरी दुनिया में सिर्फ 13 ही रूट लेवल डोमेन है। उसके बाद क्या होते हैं? टॉप लेवल डोमेन होते हैं, फिर कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होते हैं, फिर ऑथोरिटी डोमेन होते हैं। तो वो सारी हिरार्की को हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे
कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर डोमेन नेम को जब हम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा लोकल कैश ही काम करता है ना। लोकल कैश मतलब ब्राउजर का जो लोकल कैश है ना, उसके अंदर भी आपके कुछ कुछ डोमेन नेम के आईपी एड्रेस स्टोर होते हैं। फिर उसके बाद आपका ओएस का जो कैश होता है, ओएस का जो बफर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बफर होता है, वो आपकी हेल्प करता है। कुछ आईपी एड्रेस के, कुछ डोमेन नेम के आईपी एड्रेस कौन स्टोर कर लेता है? ओएस स्टोर कर लेता है। फिर आपके नियरेस्ट जो आपका आईएसपी होता है ना, आईएसपी का जो कैश होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट्स के क्या होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं। फिर उसके बाद में हम किस पे पहुंचते हैं, उसके बाद में हम डीएनएस के रूट पे पहुंचते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, क्योंकि आज के दिन आप देखा होगा कि जैसे आप गूगल ओपन करते हो तो फटाक से ओपन होकर जाता है गूगल आपका। क्यों? क्योंकि गूगल का जो पर्टिकुलर जो आपका आईपी एड्रेस है ना, वो आपका लोकल कैश आपके इसके अंदर स्टोर है, आपके ब्राउजर के अंदर स्टोर है, इसलिए आपका फटाक से ओपन होकर जाती है। तो जो जो वेबसाइट सब ज्यादा हिट होती है उनका जो आईपी एड्रेस होता है वो जनरली आपके लोकल कैश में स्टोर होता है, इसलिए वो वेबसाइट क्या होती है, फटाक से आपके सामने ओपन होकर आ जाती है। ठीक, उन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट बेस पे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और भी कल ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स को भी कल भाई आपके दिवाली का जो है वो दिवाली मिलन समारोह है, उसके बाद में आपका दिवाली का हॉलीडे रहेगा। तो दिवाली हॉलीडे आपका कब से कब तक रहेगा, 18 से लेके 25 तक। ठीक है, दिवाली हॉलीडे रहेगा। और आप सभी को भी भाई, जो आप सभी पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो है, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो फिर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो डेफिनेटली आप सभी के पास होना चाहिए, और ज़रूर से होगा। तो मैं आपसे आप सभी को यही कहता हूँ कि आपके घर में भाई दिवाली पे बहुत सारी खुशियाँ आए, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आप अच्छे से अपनी मेहनत करो, और जब आप मेहनत करोगे तो मेहनत का रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। और आपको लाइफ में अभी आपके सामने जो सबसे अच्छा जो आपके सामने जो अभी आपकी लाइफ का पार्ट है, वो पार्ट ये है कि भगवान ने आपको लाइफ में इस काबिल बनाया है कि आपकी बहुत अच्छी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो और आप अपनी जॉब लगने वाले हो। तो हाँ, उस जॉब के लिए आप अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करते रहो, और इसी टाइप से अपने आप को हेल्दी रखते हुए, अपने आप को अच्छे से माइंड को कंसंट्रेशन लेवल पे रखते हुए आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर। कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम दिवाली सेलिब्रेशन के रूप में एक छोटा सेलिब्रेशन रखेंगे, उसके बाद में फिर आपका परसों से ऑफ रहेगा। थैंक यू, टेक केयर।